हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 2026 का प्रिलिमिनरी एग्जाम हो गया है ख़त्म। जीएस पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि सीसेट में उम्मीद करूंगा दोनों आपके अच्छे गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो सीसेट का पेपर था उस सीसेट के पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टोटल जो 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे उन 80 क्वेश्चंस में से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 23 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 21 क्वेश्चन है और बाकी जो मैथ के हैं वो 36 क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के जो 36 क्वेश्चन थे उनको ना सिर्फ मतलब आंसर्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, बल्कि मैं उनको प्रॉपर किस अप्रोच के साथ सोल्व किया जा सकता था ये भी बताऊंगा। तो डिटेल सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। वन बाय वन इस वीडियो से आपको सीख मिलेगी कि अगर आप 2027 का अटेम्प्ट देने जाओगे तो आपको किन किन चीज पे, किन किन एरियाज पे काम करके जाना है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा चेक कर ले, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन भाई। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 1/3 लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन 2। अब जो x है वो छोटा है y से और इन दोनों की वैल्यू 2 से छोटी है और 1/3 से ग्रेटर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमेशा करेक्ट होगी? देखो, अगर मैं पहली स्टेटमेंट को देखूं, x प्लस 1/x लेस देन y प्लस 1/y, कि ये हमेशा करेक्ट होगा। अब आप कोई भी वैल्यू उठा लो, मैं कहूं कि x की वैल्यू हमने ले ली 1/2 और y की वैल्यू ले ली हमने 1। आप चेक कर सकते हो ऐसे वैल्यूज लेके दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं भाई। अब मैं ये वैल्यू जब यहाँ रखता हूँ तो ये बन गया 1/2 और 1/1/2 बन गया 2 लेस देन y कितना है 1 और प्लस ये भी कितना हो गया 1/y भी 1 ही होगा। अब ये 2 प्लस 1/2 कितना हो गया 5/2 और लेस देन 2। क्या ऐसा होता है कभी? 5/2 का मतलब तो 2.5 है भाई, तो ये 2 से लेस कैसे हो गया? तो ये तो करेक्ट नहीं होगा भाई। मतलब प्रैक्टिकली आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। दूसरा जो जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है। अब इसमें क्या है देखो, दिया है कि √1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई लेस देन √1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स, ठीक है भाई। अब मैं इस y और x को भी रूट के अंदर ही ले जाता हूं। जब मैं इसको रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, पूरे के ऊपर रूट है, लेस देन ये बन गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर सिंपलीफाई कर लें नॉर्मली तो ये बन गया 1/y स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर लेस देन इधर रूट, ये बन गया 1/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसा ही होगा। अब देखो, रूट से रूट कैंसिल कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इस 1 का तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा ना, दोनों तरफ प्लस प्लस हो रहा है भाई। अब ये वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कि 1/y स्क्वायर। अब 1/y स्क्वायर, अब देखो ये हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। अब मैं कहूं कि सपोज एग्जांपल के तौर पे कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई 4 होगा और वाई स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। यानी x लेस देन y था तो एक्स स्क्वायर भी लेस देन वाई स्क्वायर है। बट जब रेसिप्रोकल हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। अब जैसे अगर इसको यहां से 1/x स्क्वायर लोगे तो ये 1/4 हो गया और यहां से लोगे तो 1/y स्क्वायर तो ये 1/9 हो गया। अब 1/4 होता है 0.25 और ये होता है 0.11। तो अब कौन ग्रेटर हुआ? अब y 1/y स्क्वायर ग्रेटर हुआ 1/x स्क्वायर से। समझ पा रहे हो ना? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यही तो है ना भाई कि x जो है वो लेस देन y है, तो x स्क्वायर भी लेस देन y स्क्वायर होगा। बट 1/x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1/y स्क्वायर होगा हमेशा। और यही चीज यहां से आ रही है भाई कि 1/x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है 1/y स्क्वायर से। तो ये स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होगी। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो पहला ही क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार था, ठीक है, अच्छा सवाल था भाई, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। What is the minimum number of times one needs to measure to get 298 liter of water from a tank if the measuring cylinders have capacities 1 liter, 6 liter, 25 liter and 100 liter, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कह रहा है one needs to measure to get 398 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले तो मैं अगर 100 लीटर काउंट कर लूं, अब सिंपली आप करोगे, मिनिमम कह रहा है वो,
what is the minimum number of time one need to measure to get 298 liter of water from a tank if the measuring cylinders have capacities 1 liter, 6 liter, 25 liter एंड 100 लीटर। ठीक है भाई, आप इसको ना बहुत अलग 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 तरीके से जैसे भी चाहो आपको ठीक लगे वैसे वैसे कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है भाई, तो अगर मैं 100 लीटर काउंट करता हूं तो कितना हो जाएगा? 100 100 100 100 200। ठीक है भाई, फिर आप कैसे कर सकते हो इसको काउंट? मेजरिंग सिलेंडर्स हैव द कैपेसिटीज 1 लीटर, 6 लीटर और या तो देखो यहां से ना आपके दिमाग में दो चीजें आ सकती हैं कि आप 5 भी सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने 13 भी लगाया होगा। देखो एक तरीका तो ये है कि मैंने 100 100 3 बार मेजर कर लिया तो कितना हो गया? 300 लीटर। फिर इसमें से 1 लीटर के मेजरमेंट से 2 बार निकाल दिया तो कितना बच गया? 298। भाई ये एक बॉक्स है, यहां 100 लीटर 100 लीटर 100 लीटर 3 बार डाला, फिर उसमें से 1 लीटर 2 बार निकाल लिया तो 5 बार में मैं इसको मेजर कर सकता हूं। ठीक है, एक तरीका तो ये है। कुछ लोग इसको ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसे भी हो सकता है जैसे मैं बता रहा था कि 100 लीटर हो गया 2 बार, फिर 25 लीटर 25 लीटर 25 लीटर 3 बार। ठीक है, ये 75 हो गया भाई, तो हो गया 275। तो 2 और 3 5 बार मेजर कर लिया हमने। फिर 6 लीटर से मेजर कर सकते हैं हम इसको, तो 6 लीटर 6 लीटर 6 लीटर 6 लीटर, तो 4 बार ये हो गया भाई, 6 चौका 24। ठीक है, तो 299 लीटर। ठीक है, और फिर एक बार और करेंगे 1 लीटर के साथ तो फिर 10 आएगा, 10 तो है ही नहीं, समझ रहे हो ना, 10 तो है ही नहीं। तो मतलब आप बाकी जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बढ़ा लो, बट जो परफेक्टली जो यहां पे मेजर कर सकते हो ना वो ये एक तरीका है कि 3 बार 100 100 लीटर डालो, 1 लीटर 2 बार निकाल लो और फिर आप उसके बाद उसको मेजर कर लिया हमने तो 5 बार में वो हो गया। यहाँ ऐसा थोड़ा ना लिखा है कि निकाल नहीं सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं, मेजर ही करना है ना भाई, यही प्रैक्टिकल है, यही सही तरीके से। किसी ने 13 निकाला है, कोई बता रहा था मुझे कि 13 भी है, या ऐसे करके देखेंगे तो 10 से भी हो सकता है, या और दूसरे तरीके भी हो सकते होंगे, बट हमारे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ वेट नेमली 1 kg 2 kg 5 kg एंड 10 kg। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट वेज वन कैन मेजर 20 kg इफ एट लीस्ट 8 but not more than 11 weight of 1 kg are to be used while measuring। कि जो 1 kg का है, 1 kg का वेट है वो एटलीस्ट 8 बार और नॉट मोर देन 11 यानी 8 9 10 और 11 बार 1 kg के वेट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब ये 1 kg का वेट है भाई, अगर सपोज सबसे कम हम इसको 8 बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये 8 टाइम्स हमने यूज कर लिया। ठीक है भाई, अब 2 kg का वेट भी है हमारे पास और 5 kg का वेट भी है हमारे पास और 10 kg का वेट भी है हमारे पास। अब बाकी की परमुटेशन क्या बन सकती है? अगर 1 किलो के 8 टाइम्स यूज हो गया तो 8 किलो तो हो गया, क्योंकि टोटल तो 20 kg है। अब 12 टाइम्स कैसे हो सकता है भाई कि इसको एक बार यूज कर लूं 10 kg को और इसको एक बार यूज कर लूं तब भी हो गया, या 5 kg वाले को 2 बार यूज कर लूं इसको एक बार यूज कर लूं तब भी हो गया, या 2 kg को ही मैं कितनी बार यूज कर लूं 6 टाइम यूज कर लूं तब भी हो गया भाई। ठीक है, तो 3 टाइम्स तो ये हो गया भाई जब हमने 1 kg का 8 टाइम्स यूज किया। फिर हम 1 kg को अगर 9 टाइम्स यूज करें तो मेरे पास कितना बच गया बाकी 11 kg। तो 11 कैसे हो सकता है? ठीक है, 11 कैसे हो सकता है? अगर 9 है तो 11 कैसे हो पाएगा भाई? देखो 11 हो सकता है कि ये 2 kg को 3 टाइम्स यूज कर लूं 6 हो गया, और 5 kg को एक बार यूज कर लूं। ठीक है, तो ये एक ही केस बनेगा जब 9 टाइम हम 1 kg को यूज करेंगे। जब 1 kg को 10 टाइम्स यूज करेंगे तो 10 kg हो गया और 10 kg बाकी आएंगे, तो या तो 5 टाइम इसको यूज कर लो या फिर 2 टाइम्स इसको यूज कर लो 10 kg तब भी हो जाएगा, या 1 टाइम इसको यूज कर लो, इनका यूज ही मत करो। ठीक है, 3 केस ये हो गए भाई, तो 3 केस ये हो गए।
3 3 6 और एक 7, और फिर अगर 11 kg आएगा तो 11 kg, सॉरी 11 टाइम आया अगर 1 kg, तो 2 kg वाले को 2 टाइम्स यूज कर सकते हो और 5 kg वाले को 1 टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है, और तो कुछ बनेगा नहीं, तो 1 टाइम ये बन गया भाई। तो 3 + 1 4 + 3 7 + 1, तो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब टेढ़ा सवाल था ये, इस तरह के सवाल आपको पेपर में नहीं छूने थे। इतना कौन सोचेगा भाई, मतलब बहुत सारे परमुटेशंस लग रहे हैं यहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ए कट on a solid object divides the object into two parts where the new surfaces the produced are plane. On the other hand, one single cut can be used to cut more than one object at a time. In an experiment, the total number of pieces produced by applying n cuts is denoted by xn. The experiment is performed on a solid cube where piece remains unmoved. So after each cut in these experiment, if after the third cut the pieces are identical, then which of the following is not a possible value for x4? ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि इस तरीके से क्यूब है, ठीक है भाई, अगर मैं 3 बार इसको ऐसे 3 पार्ट में काट दूं और एक बार इस तरीके से काट दूं, तो 1 2 3 4 5 6 पीस तो बनेंगे ही मिनिमम। ठीक है, तो वो कह रहा है कि विच इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू। तो नॉट अ पॉसिबल वैल्यू कि मतलब मिनिमम 6 तो बनेंगे ही बनेंगे ना, तो 5 तो आ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब था यहां पे। ठीक है, कि अगर 3 बार इस तरीके से काट दूं और एक ऐसे काट दूं तो कम से कम 6 पीस तो बनेंगे ही बनेंगे ना भाई, तो 5 तो कैसे भी नहीं आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द क्लास एवरेज x इन ए टेस्ट इंक्रीजेज बाय 4। एवरेज कितनी है भाई, एवरेज है x। ठीक है, 4 इंक्रीज हो जाती है व्हेन द स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट इज रेक्टिफाइड हुज करेक्टेड स्कोर इज 100 इंस्टेड ऑफ 0। ठीक है, अब एक बच्चे के अगर 0 से 100 मार्क्स हो जाएं तो क्लास की एवरेज 4 बढ़ जाती है, मतलब सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन 4 का हुआ। तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, 100/4 यानी कि 25। भाई सिंपल सी चीज है, यानी कितने हुए 25। अब आगे क्या कह रहा है, लेटर द स्कोर ऑफ अनदर स्टूडेंट वाज फाउंड टू हैव बीन रिकॉर्डेड एज 81 इन प्लेस ऑफ 56। इन प्लेस ऑफ 56 81 ले लिया भाई, तो फिर क्या होगा, ये तो इंक्रीज हो रही थी, यहां डिक्रीज होगी, तो कितनी डिक्रीज होगी, 81 - 56, तो 25 डिक्रीज होगी। और पूरी क्लास में लोग कितने 25, तो एवरेज कितनी डिक्रीज हो जाएगी -1। यानी कि जो पहले एवरेज x थी यहां से 4 इंक्रीज हुई, ठीक है, इसके बाद फिर नई एवरेज क्या बन गई, 1 डिक्रीज होके x + 4 - 1। अब क्या कह रहा है, इफ देर आर नो अदर करेक्शन एंड द फाइनल करेक्टेड एवरेज इज y। तो भैया ये फाइनल एवरेज आई थी हमारी और वो कह रहा है ये y है, तो ये बच गया x + 3 दैट इज y। तो x उधर चला गया, तो 3 = किसके, y - x के। तो यही पूछ रहा था कि y - x क्या होगा, 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े टेढ़े थे, आगे जाके फिर भी आसान हो गए थे। ठीक है, ये स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बहुत टेढ़े हैं, आगे जाके बीच में आपको लगेंगे बहुत सारे क्वेश्चन की आसान है। क्या है देखो नेक्स्ट, 3 वेरिएबल हैं x, y एंड z, टेक वैल्यूज 2 3 4 एंड 5 सच दैट देयर वैल्यूज आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं। इफ m एंड n डिनोट द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, m जो है वो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू डिनोट करेगा और जो n है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू डिनोट करेगा। फॉर द एक्सप्रेशन x × y + z, तो m - n बताओ। अब देखो भाई, m जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू है, अब डिस्टिंक्ट वैल्यू 2 3 4 5 हो सकती है x y z की। अगर मैं m निकालूं, m लार्जेस्ट, अगर m लार्जेस्ट होगा तो x और y की वैल्यू लार्जेस्ट ही तो लेंगे ना भाई। 4 × 5 कर लो, 5 × 4 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अब z की वैल्यू 2 या 3 में से कुछ भी हो सकती है, बट अगर हमें लार्जेस्ट लेना है तो लार्जेस्ट लूंगा ना 3। तो मतलब m की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम 23।
अब n क्या है, n है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करूंगा भाई, x और y की वैल्यू स्मॉलेस्ट लूंगा। अब z की वैल्यू 4 या 5 में से कुछ भी हो सकती है, बट मैं 4 लूंगा। क्यों लूंगा 4? क्योंकि स्मॉलेस्ट निकालना है भाई। तो ये 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10। तो m माइनस एन, m की वैल्यू 23, n की 10, तो m माइनस एन कितना होगा, 13। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। Suppose x, y and z are variables taking positive real number as their possible values. It is given that y is directly proportional to x square. Y जो है that is directly proportional to x square. And x is inversely proportional to z. x is inversely proportional to z. ठीक है, तो for z is equal to 7/25, the values of x and y are 5 and 50. x और y की वैल्यू, x अगर 5 है, y कितना है 50 है, जब z कितना है 7/25। ठीक है भाई, बात को समझे। अब वो कह रहा है कि y इज 98 देन z इज व्हाट इज z इक्वल टू, तो z किसके इक्वल होगा। अब एक बात बताओ सिंपली कि अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो एक्स स्क्वायर भी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, 1/z² होगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स स्क्वायर और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं वाई ले लूं, तो वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो वाई इंटू जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू कुछ भी होगी भाई, होगी कि नहीं होगी। अब जेड की वैल्यू कितनी, अब जेड की वैल्यू ले लें 7/25 जो भी दिया है, वाई की वैल्यू ले लें 50। ठीक है, y की वैल्यू ले लें 50। अब हमें क्या निकालना है, इसी के बेस पे अगर y की वैल्यू 98 हो तो z की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पुट कर लो ना भाई। तो y कितना 50 इंटू जेड स्क्र 7/25, लेकिन कब, जब y कितना 98 तो z स्क्र किसके इक्वल होगा, सेम सिमिलर रख लेंगे। तो ये स्क्वायर है सॉरी, तो ये हो गया 50 इंटू 7/25, 7/25, और ये 98 भी इधर आके डिवाइड करेगा 1/98, और ये बच गया जेड स्क्वायर। अब देखो 25 से गया 2, 7 से गया 14, और 7 से गया 2, और 2 से गया 2, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बच गया 1/25 के, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। टेढ़े सवाल होंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन, आपने पहले नहीं देखे होंगे अभी तक, ना आपने प्रैक्टिस किए होंगे। हालांकि हमने हमारी जो क्विजीज हैं वहां पे डाले हुए हैं, और बहुत बार बच्चे बोलते भी हैं कि सर ये क्या डाल दिया आपने। ठीक है, बट अलग अलग तरह के हम कोशिश करते हैं कि चीजें आपको प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर टू रनर्स हु रन फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑन द सेम सर्कुलर ट्रैक। They started running at the same time in the same direction with uniform speeds. When X completed 7 round, Y did exactly 5. ठीक है, जब X 7 राउंड कंप्लीट करता है तो Y 5 करता है। After completing 5 round, Y changed his direction and started running in the opposite direction with the speed which is double of his earlier speed. On the other hand, X continued to run with the same speed. They stopped running when X completed exactly 21 round. So how many times did X and Y meet after they had started and before they finally stopped? एक बात बताओ सिंपली, पहली बात तो पूरी जो जर्नी है वो 21 राउंड की है, कि जब तक X के 21 राउंड कंप्लीट नहीं होती वो रुक नहीं रहे। ठीक है, अब एक्स ने जब 7 राउंड लगाए तब वाई ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, तो ये दो फेज में हो गया, एक तो 7 राउंड फेज 1, दूसरा 14 राउंड फेज 2। बोलो भाई क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं रिलेटिव स्पीड देखूं, अब एक्स 7 राउंड लेता है, 5 2 राउंड लेता है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी भाई 2 राउंड। ठीक है, मतलब 7 राउंड में वो 2 बार मिले होंगे। ठीक है, अब यहां पे उसने 14 राउंड में, अब सिंपल सी एक चीज समझो, अब रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 7 + 10। 10 क्यों हुआ, क्योंकि उसने डबल कर दिया अपनी स्पीड। दूसरा वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया,
स्पीड को डबल कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी अब 17। जब 7 राउंड में 2 टाइम मीटिंग हुई तो ये 7 का डबल है ना भाई, तो मतलब 17 का डबल, तो उनकी मीटिंग कितनी बार हुई होगी 34 टाइम। बट 34 में से 1 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बिफोर दे फाइनली स्टॉप्ड बोला है, बिफोर दे फाइनली स्टॉप, तो मतलब लास्ट वाला काउंट नहीं होगा तो 33 टाइम, तो 2 टाइम यहां और 33 टाइम यहां, तो वो टोटल 35 टाइम्स मिले होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बात को समझे सारे। चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर 5 मार्क्स आर आंसर्ड फॉर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, कि जितने भी वो राइट करेगा, जितने भी राइट करेगा तो उसको 5 मार्क्स मिलते हैं। एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर, अगर जितने भी वो रॉन्ग करेगा तो 2 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ए स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन एंड गोट ए स्कोर ऑफ 69, तो 69 मार्क्स आते हैं उसके ऐसे। हैड ही हैड बीन अवार्डेड 4 मार्क्स फॉर ए करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर, ही वुड हैव स्कोर्ड 84। तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द क्वेश्चन पेपर? अब एक बात सिंपली मान लीजिए आर उसके राइट है और डब्ल्यू उसके रॉन्ग है, तो यहां से उसका स्कोर 5R माइनस 2W दैट इज इक्वल टू 69। अगर यहां से देखूं तो 4R माइनस 1 रॉन्ग और 84। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है भाई। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये बन गया 8R माइनस 2W दैट इज इक्वल टू 168, और इक्वेशन 1 है 5R माइनस 2W दैट इज 69। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, तो 3R दैट इज इक्वल टू 99। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से गया 33। अब ये वैल्यू कहीं भी पुट कर लो, यहां पुट कर लो, 5R 5 इंटू 33 माइनस 2 रॉन्ग दैट इज इक्वल टू 69। तो ये 165 माइनस 69 दैट इज इक्वल टू 2 रॉन्ग, तो 2 रॉन्ग इज इक्वल टू 96, तो रॉन्ग कितना आ गया 48। तो उसने राइट किए इतने, रॉन्ग किए इतने, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं पेपर में 33 प्लस 48 यानी कि 81, क्योंकि उसने तो सारे ही अटेम्प्ट किए हैं भाई। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं था ये। मुझे जो लगा कि पहला सवाल ऐसा आया जो आप बिल्कुल सीधा सीधा सोच सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखो क्या कह रहा है। An explosion take place at a certain distance from an army camp। ठीक है, कोई आर्मी का कैंप है और फ्रॉम ए सर्टेन डिस्टेंस यहां एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, धमाका होता है। ठीक है, एज सुन एज द सेंसर इन द कैंप रिसीव द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन ए ड्रोन स्टार्ट्स फ्लाइंग। मतलब यहां से यहां तक साउंड आता है, साउंड आता है, साउंड। ठीक है, साउंड ट्रैक होता है, उसके तुरंत बाद ए ड्रोन स्टार्ट फ्लाइंग टुवर्ड द स्पॉट ऑफ द एक्सप्लोजन। एक जो फर्स्ट ड्रोन है वो स्टार्ट करता है जाके देखना। द ड्रोन क्लिक्स अ पिक्चर फ्रॉम द स्पॉट एंड द कैंप रिसीव्ड इट एट द सेम टाइम। बिल्कुल एग्जैक्टली ये पहुंच भी जाता है वहां, एक पिक्चर लेता है और कैंप उसे तुरंत कैप्चर कर लेता है। इमीडिएटली अनदर ड्रोन स्टार्ट फ्लाइंग टू द स्पॉट एंड इट ऑल्सो सेंड ए पिक्चर एज सुन एज इट रीचेज द स्पॉट। द 2 पिक्चर्स वर रिसीव्ड एट 5:02 PM एंड 5:05 PM। ठीक है भाई, एक 5:02 PM पे रिसीव हुई और एक 5:05 PM पे रिसीव हुई। इफ द स्पीड ऑफ द ड्रोन इज 30 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट टाइम डिड द एक्सप्लोजन टेक प्लेस? ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज बताओ भाई कि एक ड्रोन 5:02 पे भेज रहा है, दूसरा 5:05 पे भेज रहा है, मतलब दूसरे ड्रोन को वहां तक जाने में 3 मिनट लगे होंगे। 3 मिनट का मतलब है 180 सेकेंड, और 180 सेकेंड और ड्रोन की स्पीड है 30 मीटर, तो जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो 180 इंटू 30 कितने मीटर है? वो 5400 मीटर का डिस्टेंस है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5400 मीटर का है। ठीक है, तो इन एट व्हाट टाइम डिड द एक्सप्लोजन टेक प्लेस? वो कह रहा है कि धमाका कितने बजे हुआ। भाई धमाका अगर मुझे ये पता चल जाए, ठीक है, कि साउंड को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, एक तो यही पता चलना चाहिए भाई कि साउंड को पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो साउंड की स्पीड देख लो, और दूसरा ड्रोन को कितना टाइम लगा कि ड्रोन ने अगर 5:02 पे भेजी है पहली पिक्चर और ड्रोन यहां से यहां 3 मिनट में जाता है,
तो मतलब 5:02 से 3 मिनट पहले, और माइनस साउंड को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, तभी तो धमाका हुआ होगा। अरे भैया ऐसा थोड़ा ना कि धमाका हो गया और तुरंत आया, साउंड को भी तो ट्रेवल करने में टाइम लगता है भाई। तो 3 मिनट में तो ड्रोन पहुंचा, ये तो हमें पता चल गया कि 5:02 पे एक ड्रोन ने पिक्चर भेजी, 5:05 पे दूसरे ने भेजी, इमीडिएट जैसे उसने पिक्चर भेजी दूसरा इमीडिएट, ये देखो द कैंप रिसीव्ड एट इट द सेम टाइम इमीडिएटली अनदर ड्रोन। तो दूसरे ड्रोन को अगर 3 मिनट लगे तो पहले को भी 3 मिनट लगे होंगे, दोनों की स्पीड तो सेम है। तो साउंड को ट्रेवल करने में अब 5400 मीटर, अब साउंड की स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड, तो इसको ट्रेवल करने में 18 सेकेंड लगे, तो -18 सेकेंड और कर लो। तो 3 मिनट और 18 सेकेंड इसमें से माइनस होंगे, 2 गया तो 49, यानी कि 458 और 42 सेकेंड पे धमाका हुआ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये जरूर देखा करो कि इतना आसान सवाल नहीं था, कुछ बच्चों ने सिर्फ 3 मिनट माइनस कर दिए। साउंड को भी तो ट्रैवल करने में टाइम लगेगा ना भाई, बेवजह थोड़ा ना देगा वो साउंड की स्पीड। चलो नेक्स्ट, ये बहुत आसान सवाल था, मैं लाख बार पढ़ा चुका हूं ये आपको, कम से कम इसी चैनल पे। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द नंबर दिस 6 की पावर 129 इंटू 7 की पावर 307। तो जब बेस में 6 हो ना, पावर कोई मायने नहीं रखती, जितनी मर्जी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। और जब ये यहां 7 है, जैसे यहां अगर 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो हमेशा पावर को डिवाइड करते हैं 4 से और फिर रिमाइंडर देखते हैं। अब जैसे यहां पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो। 7 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 7 की पावर 3 ले लो। अब 6 इंटू 7 की पावर 3 होता है 343, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है 3, तो ये आ गया 18, तो लास्ट में कितना आया 8, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, बात को समझे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। देखो कितना आसान सवाल है। ए पर्सन सेव्स 10% ऑफ हिज सैलरी, भैया उसकी सैलरी कितनी है, मान लीजिए 100 रुपीज, कितना सेव कर लेता है 10 रुपए, तो खर्च कितना करता होगा 90 रुपीज। अब क्या कह रहा है, भी सैलरी इंक्रीजेज बाय 12%, नई सैलरी कितनी 112, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10, तो नया एक्सपेंडिचर 99, क्योंकि इसका 10% 9 होगा। अब सेविंग कितनी 112 माइनस 99, तो 13 होगी सेविंग। कह रहा है कि सेविंग में क्या चेंज हुआ, तो 10 से अगर 13 होगी तो 3 इंक्रीज होगी 10 से, तो इंटू 100, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई 30%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो, तो मतलब बहुत सारे सवाल आसान भी थे यार। जैसे ये देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ 2। ठीक है, एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ 2। अब भैया देखो ना, 3 डिजिट, अब 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, अब 2 की पावर 6 तक लोगे तो 64, जब 2 की पावर 7 लोगे तब 128 आएगा 3 डिजिट, फिर 2 की पावर 8 लोगे 256, फिर 2 की पावर 9 लोगे 512, फिर 2 की पावर 10 लोगे 1024, ये 4 डिजिट हो गए, तो 3 डिजिट सिर्फ यहां से मिले। तो हाउ मेनी इंटीग्रल पावर 3, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, देखो अगेन एक बहुत कितना आसान सवाल है। हाउ मेनी टाइम्स डज 5 अपीयर इन ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, भैया कब कब आएगा, जब 15 हो, ठीक है, फिर उसके बाद जब 25 हो, 35 45, फिर 50 51 52 53 54 55, फिर 56 57 58 59 65 75 85 95। अब यहां देखो 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो कितनी बार आया 19 टाइम्स, कुछ नहीं सीधा लिखा हुआ है सामने। तो देखो कितने यार, 4-5 क्वेश्चन तो सीधे बिल्कुल आसान थे, 1 2 3 4। ठीक है, ढूंढने पड़ते थोड़ा, स्टार्टिंग में ही अगर खो जाते ना, एक बार देखते ही पेपर मतलब सांसें फूल जाती है यार, उसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर मुश्किल था बट थोड़ा थोड़ा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी आसान है। कैसे आसान है, क्या कह रहा है, एक्स ट्रेवल 6 किलोमीटर ऑन ए बाईसाइकिल
with average speed of 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर और रिमेनिंग। यानी कि टोटल 6 किलोमीटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, पहला 1 किलोमीटर, फिर दूसरा 2 किलोमीटर और फिर तीसरा 3 किलोमीटर। ये किसकी कहानी है? एक्स की। पहले 1 किलोमीटर में स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, आगे फिर स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और यहां जो स्पीड है दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। फिर कह रहा है वाई ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अब वाई सेम डिस्टेंस 6 किलोमीटर, उसी सीक्वेंस में ये 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर रिमेनिंग 3 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 4, 10 और 5। यहां स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, यहां स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, यहां स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी मिनट अर्ली विल वाई कंप्लीट द जर्नी बोथ एक्स एंड वाई एट द सेम टाइम। भैया इसको कितना टाइम लगा? एक्स को टाइम लगा 1/5 प्लस 2/10 प्लस 3/4। ठीक है, वाई को कितना टाइम लगा? 1/4 प्लस 2/10 प्लस 3/5। ठीक है भाई, अब ये 2/10 तो कैंसिल ही कर दो, दोनों का सेम ही है। इनका देख लो, यहां से कितना टाइम लगा? 4 का 5 20, ये 4, 5 ये 15, तो 19/20 मिनट लगी। और अगर यहां से देखूं तो ये 20, ये 5 और ये 12, यहां से 17/20 मिनट लगी। तो वाई एक्स से कितना जल्दी कर लेता है? 2/20 आवर्स। मिनट गलती से बोल गया मैं, आवर्स है ये किलोमीटर पर आवर। तो 2/20 को अगर मिनट्स में बदलोगे इंटू 60 तो एक्स जो वाई है वो 6 मिनट अर्ली कर लेगा भाई। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। देखो भाई ये भी बड़ा शानदार सवाल था। मतलब इस तरह की चीजें पेपर 1 जब जीएस आया तो दिमाग खराब हो गया होगा, फिर सीसेट के स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख के भी तो ऐसी चीजें दिमाग में नहीं आ सकती। देखो क्या है, 7 क्यूब्स आर आइडेंटिकल इन शेप। आइडेंटिकल इन शेप, ठीक है, सेम है मतलब। आउट ऑफ दिस द वेट ऑफ ईच ऑफ द 6 क्यूब इज इक्वल एंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग क्यूब इज लेस देन द वेट ऑफ द एनी अदर क्यूब। ठीक है, 6 जो है वो सेम वेट के हैं और जो एक है वो डिफरेंट वेट का है भाई। ए बैलेंस इज यूज्ड। बैलेंस का मतलब देखा होगा ना, पहले तराजू देखा हो आपने। ठीक है, एक तराजू होता था ऐसे करके, ये इधर से और ये बीच में से ऐसे ऊपर से बंधा होता था। ठीक है, बैलेंस कर लेते थे ऐसे करके। तो बैलेंस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द हाई लाइटेस्ट क्यूब। जो ये वाला डिफरेंट है इसको आइडेंटिफाई करना है भाई। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश द ओड क्यूब विद सर्टेनिटी। एक तो ये वर्ड पे ध्यान से फोकस किया करो। सर्टेनिटी का मतलब है कि हाँ भाई यही होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने क्या किया, इन टोटल 7 में से 6 क्यूब उठाए, 3 क्यूब यहां रख लिए, 3 क्यूब यहां रख लिए। ठीक है भाई, 3 क्यूब यहां रख दिए, 3 क्यूब यहां रख लिए। अब मैंने देखा कि ये तो सेम वेट के हैं दोनों, तो जो एक क्यूब बच गया वही डिफरेंट का होगा। ठीक है, आ गया मेरा आंसर। तो पहले ही अटेम्प्ट में निकाल दिया मैंने, बट ये सर्टेनिटी नहीं है ना भाई, ये तो मेरा तुक्का लग गया कि दोनों तरफ बैलेंस बन गया, 3-3 आ गए, एक बच गया वो डिफरेंट का था। ये तो तुक्का है ना, ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये इधर की बजाय इधर हल्का है, मतलब ये तीनों जो है, ये तीनों और ये तीनों इक्वल नहीं है, बट है तो एक ही तरफ गड़बड़ ना। मैंने देखा कि ये वाले लाइट है, मतलब इनका वजन ठीक है, ये लाइट है, तो मतलब जो लाइट वाला क्यूब है वो इसी के अंदर है, जो लाइट वाला क्यूब है वो इसी के अंदर है भाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन 3 क्यूब्स में से ये 3 क्यूब उठाए, इन 3 में से दोबारा इस तराजू पे 3 में से 2 उठा के रख दिए। अब या तो इन दोनों में से कोई एक लाइट होगा, बोलो भाई, या तो इन दोनों में से कोई एक लाइट होगा, हल्का होगा, या फिर अगर ये दोनों इक्वल है तो जो तीसरा बच गया वो हल्का होगा। मतलब मुझे 2 अटेम्प्ट में पता चल गया कि मैंने 3-3 क्यूब रखे, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये वाला लाइट है 7th वाला, बट ये सर्टेनिटी नहीं है। इन दोनों में से ये इक्वल वेट के नहीं है, इनमें से सपोज ये लाइट है इनसे, तो फिर ये 3 उठाऊंगा मैं और इन 3 में से 2 निकाल के मेजर कर लूंगा। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो तीसरे वाला लाइट होगा,
और अदरवाइज दोनों में से एक लाइट है तो पता ही चल गया हमें। ठीक है, तो कितने अटेम्प्ट है? 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ईच नंबर अदर देन द फर्स्ट टू, each number other than the first two is the sum of the two immediately preceding numbers from it if the first two numbers in the sequence are 4 and 7। 4 preceding का मतलब होता है just before। ठीक है, sum of the just यानी जो तीसरा नंबर होगा इन दोनों का सम होगा, कितना आ गया 11, और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो पिछले दोनों का सम होगा 18, फिर इन दोनों का सम हो गया 29, फिर इन दोनों का सम होगा 47। तो हमसे यही पूछा कि देन द सिक्स्थ नंबर इज, तो सिक्स्थ नंबर इज 47। यानी जो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी वो पिछले दोनों का सम बनती जाएगी, बट वो पहली दो टर्म्स पे लागू नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट 38 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ मेल, ये भी आसान क्वेश्चन था और ये भी आसान क्वेश्चन है भाई, मतलब ढूंढ के निकालते ना, निकल रहे हैं 10-12 क्वेश्चन इजी बहुत आराम से। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वर्कर्स इन टू कंपनीज ए एंड बी इज 13:10। ठीक है, ए कंपनी है और बी कंपनी है भाई। अब ए कंपनी में मेल और फीमेल 13:10 में है और बी कंपनी में भी मेल और फीमेल 7:5 में है। इफ बोथ द कंपनीज हैव द सेम नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, तो सेम बनाओ भाई, ये 5 है ये 10 है, तो इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 14 और ये 10 हो गया। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन ए टू बी। तो ए में टोटल वर्कर 13 + 10 23, बी में 14 + 10 24, तो 23:24। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 39, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। अब किसी को अगर एक फॉर्मूला होता है HCF एलसीएम में, क्या होता है? एलसीएम और HCF की प्रोडक्ट जो होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होती है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF इनटू एलसीएम। अब वो क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर इज क्यूब ऑफ वन ऑफ द नंबर। मान लीजिए नंबर है ए और बी, तो ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू किसके? देयर HCF इंटू एलसीएम, तो HCF इंटू एलसीएम। और वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द HCF और एलसीएम इज क्यूब ऑफ वन ऑफ द नंबर, तो मान लीजिए वो क्या है? ए क्यूब। भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू देयर HCF इंटू एलसीएम, और HCF और एलसीएम की प्रोडक्ट कह रहा है कि उनमें से एक नंबर के क्यूब के बराबर है, तो मैंने कहा कि ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। अब ए से ए कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू किसके हो गया? ए स्क्वायर के। तो एक स्टेटमेंट तो वो यही कह रहा है कि वन ऑफ द नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल है भाई, तो ये करेक्ट है। फिर कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर। डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब b इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, अगर मैं यहां रख दूं तो एक नंबर a हो गया, एक नंबर a स्क्वायर हो गया, और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर। अब दोनों नंबर्स का डिफरेंस लूं, a स्क्वायर माइनस a, तो ये क्या हो गया? a इंटू a माइनस 1। मतलब ये दो क्या है? टू कॉन्जुगेटिव नंबर है भाई, टू कॉन्जुगेटिव नंबर। और अगर वो दो कॉन्जुगेटिव नंबर हैं तो एक इवन होगा एक ओड होगा, एक इवन होगा एक ओड होगा, तो डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर। बिल्कुल भाई, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर, बिल्कुल सही होगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। ठीक है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहां, बोथ 1 एंड 2। क्लियर है? चलो, क्योंकि b इज इक्वल टू ए स्क्वायर है भाई, तो एक इवन नंबर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई, और एक उस नंबर में से माइनस होगा, तो डिफरेंस इवन नंबर ही बनेगा। चलो नेक्स्ट 40 नंबर। इफ x एंड y आर 2 डिजिट्स एंड द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज द रिमाइंडर इफ x प्लस y इज डिवाइडेड बाय 11? क्या है? 4x
5y790, ये 11 से डिवाइड होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस ऑल्टरनेटली सम करो। 4 + 5 + 7 + 0 माइनस सम ऑफ डिजिट्स ऑन द इवन प्लेसेस x + y + 9, x + y + 9। ये जो सम है, ठीक है, ये जो डिफरेंस आएगा ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये देखो 9 और 7 16 -x और -y -9, तो ये बन गया 7 - x + y, ऐसे कह लो। अब ये 11 का मल्टी डिविजिबल होना चाहिए। अब x + y की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 7 हो या फिर 18 हो। अब x + y को डिवाइड करोगे, x + y की वैल्यू या 7 है या 18 है। अगर 11 से डिवाइड करोगे, 7 को 11 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 7, 18 को करोगे 11 से तब भी 7। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। एन एलोए P कंटेन्स 20% कॉपर एंड 80% जिंक बाय वेट। P है, P के अंदर कॉपर और जिंक है। कॉपर है 20%, तो जिंक है 80%। तो ये किस रेशियो में है? 1:4। अनदर एलोए Q कंटेन्स 60% कॉपर और 40% जिंक। ये 60% है, ये 40% है। 20% से गया, ये आ गया 3:2। अब कह रहा है कि ए थर्ड एलोए R इज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम P एंड Q सो दैट इट कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक। इन दोनों को मिक्स करना है किसी रेशियो में ताकि ये दोनों 1:1 में आ जाए। देखो मैं एक तरीका बताता हूं आपको। नॉर्मली मैंने कहा कि ये A:B है 1:2 में, और ये किसी दो कंपोनेंट है, किसी दूसरे में ये 2:4 में है। अगर मैं इनको 1:2 में मिक्स करूं तो कैसे मिक्स करता हूं? पहले इनको सेम बना लेता हूं, ये 3 ये 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, फिर जिस रेशियो में मिक्स करना उससे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो फाइनल मिक्सचर आ जाता है। जैसे ये 3 × 2 × 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 4, ये 2 से होगा तो ये 2 4 और 2 4 जा 8, तो ये 6 आ गया, ये 12 आ गया, तो ये फाइनल इस रेशियो में आएंगे। तो मैंने यहां भी यही किया कि जो P है उसमें कॉपर और जिंक इसमें इसमें इसमें, तो ये इक्वल है 5 और 5, इनको इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर बाय ऑप्शन देख लूंगा मैं कि किस ऑप्शन से मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लाई करने पे फाइनल रेशियो 1:1 बने। अब देखो मैंने पहला ऑप्शन उठाया कि अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से, तो ये 1:4, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 10 ये 10, तो दोनों किस रेशियो में आ गए? 1:1, खत्म। मतलब बहुत शानदार कंसेप्ट है ये। अगर इससे ना आता तो सारे ऑप्शन चेक कर लेते यार, मल्टीप्लाई करने में कितनी ताकत लग रही है यहां। ठीक है, चलो नेक्स्ट 46 देखो भाई, और ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है 46, है ना। बहुत लोगों ने गलत भी किया इसे। ए इज अ 2 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट। एक 2 डिजिट नंबर है विद डिफरेंट डिजिट, मान लीजिए XY है। मैं थोड़ा पानी पी लूं, गला सा सूख रहा है, आप लोग ट्राई करो तब तक। B is also a 2 digit number and is obtained by reversing the digits of A। तो B कितना आएगा भाई? YX। ठीक है, if A minus B is multiple of 27, पहली बात तो ये XY को क्या लिख सकते हो? 10x plus Y। इस YX का मतलब है 10y plus x। तो A minus B करेंगे तो 10x plus Y minus 10y minus x, that is equal to multiple of 27, यानी 27, फिर इसका मल्टीपल कितना? 54। ठीक है, फिर इसका कितना आ जाएगा भाई? 81। 2 डिजिट है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है भाई, अब ये बन गया 9x माइनस 9y, दैट इज इक्वल टू 27 54 81। तो x 9 से डिवाइड हो गया, दैट इज 3 6 और 9। अब ये कब कब पॉसिबल है? देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कब कब पॉसिबल है? अगर मैं इसको, देखो पहली बात तो ये बड़ा है a, तो इसको अगर मैं 9 लूं तो ये 6 ले लूं भाई। ठीक है, अगर इसको 8 लूं, इसको 5 ले लूं, अगर इसको 7 लूं तो इसको 4 ले लूं, इसको 6 लूं, इसको 3 ले लूं, इसको 5 ले लूं तो इसको कितना ले लूं? 2 ले लूं, इसको 4 ले लूं, इसको 1 ले लूं। कुछ लोगों ने 3 और 0 भी ले लिया। भाई जब उल्टा करोगे, वाई एक्स बनाओगे तो
2 डिजिट का नंबर कहां बनेगा, तो ये नहीं लेना है। तो ये कितने केस में पॉसिबल है, 3 और 3 6 केस में पॉसिबल है। अब x माइनस वाई कितना 6, ये 9 ले लें, ये 3, ये 8 ले लें, ये 2, ये 7, ये 1, तो यहां 3 केस पॉसिबल है। ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 9 लोगे तो ये 9 कैसे 0, सॉरी 9 लोगे ये 0, तो 3 डिजिट का आएगा नहीं, तो 6 और 3 9 आएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट 48। देर आर 3 टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल, साइज क्या है 3x3, 3x7 और 3x11। अब ये बहुत प्रैक्टिकल से सवाल है यार, ये आराम से बनने वाला क्वेश्चन था। एन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ डायमेंशन 3x100, यानी टोटल 300 स्क्वायर फीट जो भी है इंच एरिया है। अब इज टू बी कवर्ड यूजिंग दीज टाइल्स विदाउट ब्रेकिंग देम, भाई बिना ब्रेक किए यूज करना है। इफ एक्स एंड वाई आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टाइल ऑफ वेरियस साइज, एक्स जो है वो मैक्सिमम टाइल, वाई जो है वो मिनिमम टाइल। ठीक है भाई, तो बताओ कि दैट कैन बी यूज टू कवर दैट, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा। अब मैक्सिमम टाइल कितनी लग सकती है भाई, मैक्सिमम अब 300 स्क्वायर फीट एरिया है मान लीजिए, और 3x3 की छोटी से छोटी टाइल है, तो मैक्सिमम टाइल कब लगेंगी, जब छोटी से छोटी टाइल का यूज करेंगे। तो 3x3 की टाइल 9 एरिया कवर करेगी, 9 स्क्वायर फीट जितना भी है। ठीक है, अब अगर ये 9 कवर करेगी तो ये मैं कितनी टाइल लगा दूं, क्योंकि तोड़नी भी नहीं है ना, ये ध्यान रखना। अगर मैं सपोज ये 33 टाइल लगा दूं तो ये एरिया तो 297 कवर कर लेगी, बट जो 3 फीट बच गया वो कैसे कवर करेंगे, फिर ये और ये टाइल यूज करेंगे, वो तो तोड़नी पड़ेगी। तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या थी कि 3x3 की 9 वाली हम 30 टाइल यूज करें, तो ये 270 एरिया कवर कर देगी। ठीक है भाई, फिर एक टाइल और यूज कर लें, एक टाइल और 9 वाली यूज कर लें, तो 9 कवर हो गया। फिर एक टाइल 3x7 की यूज कर लें हम, ये 21 एरिया कवर करेगी, तो हमारा पूरा 300 कवर हो गया। कितने टाइल लगी, 32 टाइल लगी, तो मैक्सिमम टाइल लगेंगी 32, और मिनिमम कितनी लगेंगी भाई, जब मैक्सिमम साइज की यूज करेंगे हम, यानी 3x11 की यूज करते हैं तो 33 एरिया कवर करती है भाई। ठीक है, अब 33 की हम कितनी टाइल यूज करें, मैंने की थी, अगर हम 33 की 8 टाइल्स यूज कर लें, 8 टाइल्स, तो 8 या 24, 264 कवर हो गया भाई। और फिर 3x3 की ये 9 है, ये 4 टाइल यूज कर लो, ये 36, तो टोटल 300 हो गया, तो यहां 12 टाइल में काम चल जाएगा। तो मिनिमम 12 टाइल, मैक्सिमम 32, तो 32 माइनस 12, इनका जो डिफरेंस है दैट इज 20। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ पाए, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 49, बड़ा गजब का सवाल है ये भी। ए ट्रेन हैज टू कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 800 किलोमीटर इफ इट मीट्स अ माइनर एक्सीडेंट। ठीक है भाई, एक्सीडेंट से मिलती है। अब 3 सिचुएशन है, ये बिफोर एक्सीडेंट, ठीक है, फिर एक्सीडेंट से मिल जाती है, तो इट्स स्पीड बिकम हाफ, तो यहां स्पीड इसकी हाफ हो जाती है जो भी है। इफ देयर इज अ मैकेनिकल डिफेक्ट द स्पीड बिकम्स 1/4 ऑफ द एग्जिस्टिंग स्पीड, मतलब इसका मैकेनिकल इफेक्ट जब होगा तो इसका 1/4 हो जाती है स्पीड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ऑन इट्स वे द ट्रेन मीट्स विद अ माइनर एक्सीडेंट आफ्टर 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर बिना किसके चली, बिफोर एक्सीडेंट, एंड 400 किलोमीटर देर आफ्टर डेवलप अ मैकेनिकल डिफेक्ट। ठीक है, तो 400 किलोमीटर फिर चली एक्सीडेंट के बाद, फिर माइनर मैकेनिकल वो हो गया भाई, तो फिर बाकी का मैकेनिकल उसके साथ 200 किलोमीटर कवर किया होगा, है ना। अब क्या कह रहा है कि हैड द ट्रेन डेवलप द मैकेनिकल डिफेक्ट आफ्टर 200 किलोमीटर, यानी कि अब ये बिफोर, ये 200 किलोमीटर ही, ठीक है, लेकिन अब यहां मैकेनिकल इफेक्ट हो जाए,
तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसका 1/4। एंड मेड द माइनर एक्सीडेंट 400 किलोमीटर, फिर यहां 400 किलोमीटर और ट्रैवल करने के बाद फिर एक्सीडेंट से मिले और तब स्पीड होगी 1/2। तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर मोर। तो इस केस में इससे यानी 200 किलोमीटर यहां चलेगी तो 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो एक तरीका तो एक्स ले लो, एक तरीका तो एक्स ले लो भाई, कि मान लीजिए स्पीड एक्स है तो यहां टाइम लगेगा 200 बाई एक्स, यहां लगेगा भाई 400 बाई एक्स लिए तो एक्स का 1/2.5x, फिर यहां 200 बाई फिर इसका 1.5 लोगे 0.2x, ऐसे करके करोगे। एक तरीका है बाय ऑप्शन उठा लो। पहला ऑप्शन अगर 200 उठाता हूं तो यहां कितना टाइम लगा 200/200 1 आवर, फिर स्पीड होगी आधी यानी 100, तो 100 से यहां लगे 4 घंटे, फिर 100 का 1/4 होगी 25, तो यहां लगे 8 घंटे, तो टोटल लगे 13 आवर्स। अब यहां देखो पहले स्पीड अगर 200 है तो यहां लगा 1 घंटा, फिर यहां 1/4 होगी यानी 50 होगी, तो यहां लगे कितने आवर 8 आवर्स, फिर 50 का 1/2 हो गया यानी 25, यहां लगे 8 आवर्स, तो 8 8 16 + 1 यहां लगे 17, तो लगे कि नहीं लगे 4 आवर मोर, तो यही स्पीड है उसकी। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि आपको खुशबू आ रही थी क्या सर कि 200 ही आएगा। भाई 100 का मल्टीपल मतलब इसके फैक्टर 100 200 ऐसे ही बनते हैं, तो या तो 100 होगा या 200 होगा, ऐसे ट्राई कर लो। इतना भी नहीं उलझाता है, ये कैलकुलेशन बैंक देता है। एसएससी की इसकी यूपीएससी की कैलकुलेशन ऐसी ही होती है, ये आपको बस क्वेश्चन में फंसाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इन ए रिक्रूटमेंट प्रोसेस द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन 3 components. The weightage of the component is component 1, 2 and 3 are 0.2, 0.3 और 0.5. तो use the data given below and find the cut-off score if exactly 3 candidates are to be selected. भैया 3 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं तो टॉप के 3 का स्कोर देख लो कितना है, और उन टॉप के 3 में जो थर्ड वाले का स्कोर होगा वो कट ऑफ होगी। अब पहले का स्कोर कितना बना भाई, कंपोनेंट में स्कोर इन कंपोनेंट 1 5 और इसकी वेटेज कितनी है 0.2, तो 5 इंटू 0.2 प्लस फिर इसमें 4 इंटू इसकी वेटेज है 0.3। अरे जैसे कहते हैं ना कि मेंस का स्कोर और इंटरव्यू तब जाकर के, और मेंस के स्कोर की वेटेज है 80%, तो मेंस में जितना स्कोर है उसका 80 लेंगे और इंटरव्यू में जितना आया उसका 20 लेंगे। तब जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में कट ऑफ ऐसे ही बनती है। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया 6 इंटू 0.5, तो ये 5 इंटू 0.2 1, ये 1.2 और ये 3, तो इसके मार्क्स आ गए 5.2। अब इसका देखोगे तो 4 इंटू इधर ही कर लूं, 4 इंटू 0.2 सीधा लिख रहा हूं 0.8 प्लस 6 इंटू 0.3 1.8, 5 इंटू 0.5 2.5, तो ये 5.1 बन गया भाई। ये 3 इंटू 0.2 0.6, 2 इंटू 0.6 8 इंटू 0.4, तो ये 5.2 बन गया भाई। ये 9 इंटू 0.2 1.8, 4 इंटू 0.3 3 इंटू 1.5 3 और ये 4.5 बन गया। ये 8 इंटू 0.2 1.6, 8 इंटू 0.3 2.4, 2 इंटू ये 1, तो इसके 5 आए। तो टॉपर का स्कोर कितना है 5.2, ये 5.2 ये 5.1, ये तो गए दौड़ से बाहर, ये 3 ही सेलेक्ट होंगे, तो 5.2 5.2 और 5.1, तो कट ऑफ कितनी है 5.1। 5.1 से नीचे नहीं सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, अलग अलग तरह के सवाल थे। क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू ए पार्ट बिजनेस ए बी सी। ए इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3, ये इन्वेस्टमेंट ये टाइम, 1/3 कैपिटल 1/3 टाइम। बी इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द कैपिटल 1/4 ऑफ द ड्यूरेशन, 1/4 1/4। सी इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल ड्यूरेशन, रिमेनिंग होल ड्यूरेशन तो होगी 1, रिमेनिंग कैपिटल कितनी 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4, 12 एलसीएम लोगे -4 -3 5/12। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने कोर्स में ही करवा रखा है, बिल्कुल सेम डिटो। ठीक है, अब देखो तो प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 1/3 इंटू 1/3 1/9, 1/4 इंटू 1/4 1/16, ये 5/12। अब यहां से रेशियो को खत्म करने के लिए क्या करो, एलसीएम ले लो 9 16 और 12 का, 144 आएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा,
कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये 9 से गया ये 16, ये 16 से गया 9 और ये 12 से गया 12/60। तो सी का पार्ट कितना है 60, आउट ऑफ कितना 16 + 9 25 + 60 85 और टोटल है 17,000। तो ये गया 200, तो 60 × 200 दैट इज 12,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी सवाल था भाई। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है। देर आर टू केमिकल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ए कंटेनर कंटेन्स 10 लीटर ऑफ द केमिकल। ए जो है वो 10 लीटर है। ठीक है भाई, अब इसमें से क्या किया, 1 लीटर ऑफ द केमिकल इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद बी। तो अब इसमें ए रह गया 9, बी हो गया 1। ठीक है भाई, लेकिन टोटल मिक्सचर जो है वो अभी भी 10 नहीं है। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि ये एक बार फिर किया और फिर एक बार फिर किया, तो मतलब 2 बार और किया ये। तो ऐसे सवालों के लिए हमने एलिगेशन मिक्सचर में स्पेशल ट्रिक समझा रखी है आपको कि जो ओरिजिनल था ना वो ए था, तो ए का मिक्सचर के साथ रेशियो बना लो आफ्टर 1 टाइम। तो आफ्टर 1 टाइम ये कितना बन गया 9/10। अब जितनी बार भी रिपीट कर रहा आप भी रिपीट कर लो। 2 बार रिपीट किया 9/10 9/10, तो फाइनली उसके अंदर ए रहेगा इतना और मिक्सचर रहेगा इतना। बट मिक्सचर तो 10 ही है ना भाई, भाई मिक्सचर तो 10 ही है ना। ठीक है, हालांकि उसने ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ बी। अब अगर टोटल मिक्सचर 1000 है और उसमें ए का पार्ट 729 है, तो बी की वॉल्यूम कितनी होगी 1000 - 729 यानी कि 271। तो बी की वॉल्यूम कितनी है 271/1000 और टोटल कितना परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100, तो लगभग 27.1% है बी उसमें। तो उसने ऑप्शन में अप्रोक्सीमेटली बोला तो 27 आ गया। मतलब ये एलिगेशन मिक्सचर का कंसेप्ट है रिप्लेसमेंट वाला। ठीक है, बड़ा वो कंफ्यूज कर दिया कि केमिकल एक दूसरे को रिएक्ट नहीं करते, ये नहीं करते। आदत है यूपीएससी की, सीधा सीधा कुछ पूछता ही नहीं है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। ए शॉपकीपर एम्प्लॉयज अ डिलीवरी बॉय एंड गिव्स हिम ए मोटरसाइकिल फॉर होम डिलीवरी। फॉर एवरी डिलीवरी द बॉय गिवन ₹5, 5 रुपए मिलते हैं उसको भाई। एट द एंड ऑफ द डे ही ऑल्सो गेट्स 2 फॉर एवरी किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द डे। तो ₹2 मिलते हैं पर किलोमीटर जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। द बॉय वांट्स टू अर्न मोर देन 500 अ डे। 500 से ज्यादा अर्न करना चाहता है, बट डज नॉट वांट टू ट्रेवल मोर देन 100 किलोमीटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ डिलीवरी वुड हैव डेफिनेटली मीट हिज टारगेट। ठीक है, अब भाई वो लेस देन 100 किलोमीटर ट्रेवल करना चाह रहा है। ठीक है, अब ये तो पता नहीं है कि 1-1 किलोमीटर पे भी डिलीवरी हो सकती है। मान लीजिए उसने 90 डिलीवरी कर दी भाई, 90 डिलीवरी कर दी, एक डिलीवरी के 5 रुपए 450, और एक डिलीवरी 1 किलोमीटर पे थी सारी की सारी, तो 90 × 1 90, 90 × 2 180, ये मिल गए उसे। ऐसा हो सकता है कि 80 डिलीवरी करी है उसने, हर डिलीवरी 2 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे। तो जब तक ये नहीं पता होगा ना एग्जैक्टली डिस्टेंस क्या है, तब तक आंसर नहीं हो सकता था। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, डेफिनेटली मीट इज टारगेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था भाई, इसमें बहुत सारे ऑप्शन बनते, बट मैंने वादा किया था कि मैं आपको डिटेल ही सॉल्यूशन दूंगा वीडियो के स्टार्टिंग में, तो डिटेल में ही बताऊंगा इसको भी। X receives 3 coins of different denomination 1, 2, 5 and 10 and 20. If the total amount received by X is M, does X receive a coin of। ऐसे क्वेश्चन तो छूने भी नहीं होते पेपर में। ठीक है भाई, बिल्कुल देखते ही नजरअंदाज करना था। क्यों, ये देखो मैंने भी पहले टाइप किया, मैं कहा बाद में लिखने में एक आध भूल ना जाऊं मैं, खामखा आपका भी टाइम वेस्ट हो। तो m इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब कॉइन्स आर ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन है 1, 2, 5, 10 और 20। x रिसीव्स 3 कॉइन प्रॉपर। ये हम सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, ये पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा पेपर आपको, हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, पूरा पेपर। तो हम तो काम कर रहे हैं उस पर, अभी तो मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं क्योंकि आप रुकेंगे नहीं इतना टाइम। ठीक है, अभी रीजनिंग का सॉल्यूशन भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा। तो 1 + 2 + 5 8 इंक्लूड्स 5, फिर ऐसे डज नॉट इंक्लूड 5, तो ऐसे ऐसे केस बनाएंगे भाई जाके।
तो कहीं m इज नॉट ए प्राइम नंबर आएगा। तो नॉन प्राइम पॉसिबल टोटल आर दिस, बहुत सारे आ रहे हैं भाई, ठीक है। और ये ऐसे भी आ रहे हैं, इंक्लूड 5 भी आ रहे हैं, बट 32 डज नॉट इंक्लूड 5। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। और ऐसे ही जो स्टेटमेंट 2 है वो भी नहीं होगी, क्योंकि द सम ऑफ द डिजिट m इज ग्रेटर देन 5। तो इन एवरी केस वेयर डिजिट सम इज ग्रेटर देन 5 द कोइन ऑफ डिनोमिनेटर 5 इज प्रेजेंट। ये देख लो आप, ठीक है। तो दोनों में से किसी से भी सफिशिएंट नहीं था ये। तो 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. तो select this option if the question cannot be answered even using any of the statement. तो D राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट 62 देखो भाई, 62 में क्या है। For two distinct real number x and y, which of them is bigger? ठीक है, ये अलग अलग ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ये 5 क्वेश्चन एक साथ दिए गए थे कि अगर एक स्टेटमेंट से हो जाए तो ये, आइदर दोनों से हो जाए तो ये, किसी से भी दोनों को मिला के हो जाए तो ये, और किसी से भी ना हो तो ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है। फॉर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर एक्स एंड वाई, विच ऑफ दैम इज बिगर। ये बात बड़ा ध्यान से देखा करो। उसने कहा कि विच ऑफ दैम इज बिगर, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए उससे, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट अगर मैं देखूं, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई लेस देन 1, अब क्या हो सकता है ये, क्या 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 वैल्यू यहां से रखूं। अब मैं सपोज एक्स की वैल्यू ले लूं कि 1/2 है, और वाई की वैल्यू ले लूं 3/4। ये तब भी सेटिस्फाई करता है बिल्कुल, कि ये 1/स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और वाई हो गया 3/4 और लेस देन 1 हो गया भाई, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू ले लूं 1/2 और y की वैल्यू ले लूं 1/3, ऐसा भी तो हो सकता है। यहां तो क्या था, y ग्रेटर था भाई, यानी कि x लेस देन y था इसमें। तो अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करें, यहाँ 1/4 लेस देन 1/3, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहां x इज ग्रेटर देन y है भाई। तो कैसे बता सकते हैं हम, तो स्टेटमेंट 1 से तो नहीं बता सकते, ठीक है। अब फिर यहां आ जाओ, इसमें अगर मैं x की वैल्यू ले लूं 1/4 और y की वैल्यू ले लूं सपोज 1/10, अब आपके दिमाग में कैसे आएंगी ये, यही तो भाई असली प्रैक्टिस है। और ये आप ऐसे क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते पेपर में, क्योंकि नहीं होता इतना टाइम, इतना कैसे सोचोगे यार। और ऊपर से रीजनिंग भी खराब आई हुई है, और इंग्लिश में भी केस स्टडी आई हुई है। तो पेपर टफ है भाई, कुछ सवाल ठीक है, लेकिन ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट है, ठीक है। अब अगर यहां से देखोगे तो y 1/10 हो गया, और रूट x 1/2 होगा, और 1 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो x ग्रेटर है y से। बट अगर इसी में वैल्यू ले लूं x की 1/4 और y की वैल्यू ले लूं, ये 1/4 है, y की वैल्यू ले लूं 2/5, तो 2/5, फिर अगेन ये 1/4 का स्क्वायर रूट करोगे 1/2, लेकिन यहां पे y ग्रेटर है, x लेस देन y है, तो इससे भी नहीं होगा, और दोनों को मिला के भी नहीं होगा। तो सेलेक्ट द दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 63 देखो भाई, x एंड y आर इंटीजर्स, x और y इंटीजर है, तो क्या x इवन होगा। आपको आंसर यस और नो में करना है। आप डेफिनेटली बोल पाओगे यस x इज इवन, x इज ऑड, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 है कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इवन। मैं कहूं कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, एक इवन ले लो एक ओड ले लो, ठीक है भाई। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो 36 आएगा, इवन है, बिल्कुल सही है ना। अब मैं x को ओड ले लूं और इसको इवन ले लूं, y को ले लिया 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो तब भी इवन आएगा भाई। और अगर दोनों को इवन ले लूंगा तो तब तो इवन आएगा ही, x की वैल्यू में 2 ले लूं, y की वैल्यू 4 ले लूं, तो इवन आ रहा है भाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों को ओड ले लूं, x की वैल्यू 3 ले लूं, y की वैल्यू 5 ले लूं, 3 का स्क्वायर 9,
5 का स्क्वायर 25 तो 225। अब तो गड़बड़ होगी भाई, ये तो इवन नहीं आया ना। है ना, यही इवन नहीं आया। तो वो कह रहा है कि एक्स इज इवन, ये जरूरी नहीं है, एक्स ओड लेने पे भी ये इवन आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू इवन लेने पे भी ये इवन आ रहा है, एक्स की वैल्यू ओड लेने पे भी इवन आ रहा है, तो इससे तो नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि हम एक्स इवन होगा। अब अगर यहां देखूं, अब यही वैल्यू, ये सारी वैल्यू यहां पुट करूं, देखो 1, एक्स की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, वाई 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 14, कहां ओड है। फिर ये देखो एक्स की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, वाई की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 26, इससे भी नहीं। अगर दोनों को 2 और 4 ले लें, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 21 आ गया भाई। ये देखो, इससे अगर दोनों ओड हैं, फिर अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 ले लें, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 35, तब भी दिक्कत है भाई। तो अगर मैं x को 2 लेता हूं और y को 4 लेता हूं तब भी ये ओड आता है, और अगर मैं x को 3 लेता हूं, y को 5 लेता हूं तब भी ये ओड आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, ये दो केस बच गए ना मेरे पास, यहां से ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ये तो ओडी आ गया, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि x की वैल्यू 2 ले लें, y की वैल्यू 4 ले, तो दोनों केस में सही बनेगा, यहां भी और वहां भी। तो x बोल सकते हैं इवन है, इवन है, क्योंकि जहां ये ओड लिया था ना x, जब भी मैं x को ओड ले रहा हूं तो वो तो इसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दोनों को मिला के हो जाएगा। सेलेक्ट दिस ऑप्शन if the question can be answered using both the statement together but cannot answer using either statement alone। ठीक है, चलो नेक्स्ट 64। x is a collection of certain odd number, x जो है वो certain odd number है भाई, odd number। y is a collection of certain even number and t consists of the number all of which are either from x or y, x या y से। तो इज एवरी नंबर ऑफ t फ्रॉम y, कहने का मतलब है कि ये सारे नंबर क्या इवन होंगे, आंसर बताना है यस और नो। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट, द सम ऑफ एनी टू नंबर बिलोंग्स टू t इज इवन, t इज इवन भाई। अब दो नंबर का सम इवन कब होता है, या तो वो दोनों ओड हो या वो दोनों इवन हो। द सम ऑफ एनी टू नंबर बिलोंगिंग टू टी इज इवन, कैसे हो सकता है, ओड से भी तो हो सकता है ना भाई। अगर मैं टी, जरूरी नहीं है ना, अगर एक्स वाले उठा निकल आए उसमें से तो वो भी तो इवन हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा है, तो इससे तो नहीं होगा। If both p and q are picked from t, then p minus 1 into q is even, p minus 1 into q is even, ये भी जरूरी नहीं है भाई। अगर मैं p की वैल्यू सपोज 3 ले लेता हूं और q की वैल्यू मैंने कुछ भी ले ली, 5 ले ली, दोनों ओड हो गए भाई, और ये देखो इवन भी आ गई प्रोडक्ट 10। ठीक है, मैं p की वैल्यू 4 ले लेता हूं -1, q की वैल्यू 3 ले लेता हूं, तो ये तो 3 ओडी आया, जरूरी नहीं है, तो इससे भी नहीं होगा, और दोनों को मिला के भी नहीं होगा। तो सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक ये भी था इससे 65। इफ एक्स वाई एंड जेड आर इंटीजर, एक्स वाई जेड क्या है, इंटीजर है, ईच ग्रेटर देन 1, देन एक्स इज ए प्राइम नंबर, ग्रेटर देन 1 है और एक्स एक प्राइम नंबर है। वो कह रहा है कि एक्स वाई स्क्वायर दैट इज 116। अब इसको मैं ब्रेक करूं 116 को, ये 2 से गया भाई 58, 2 से गया 29, आगे ब्रेक ही नहीं होगा, तो मतलब ये हो गया ना 29 इंटू 2 का स्क्वायर, और कोई संभावना ही नहीं है
आप सोचोगे 1 से तो ग्रेटर है भाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 29 आएगी। 29 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही कह रहा है। क्या है x एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल डेफिनेटली प्राइम नंबर है स्टेटमेंट 1 के हिसाब से। फिर यहां देखो 261 3 से गया, 3 8 जा 7, 3 से गया फिर 29। ठीक है, अब यहां पे x इंटू जेड 261 है, तो x की वैल्यू 9 भी हो सकती है, 9 इंटू 29, और x की वैल्यू 29 इंटू 9 भी हो सकती है। अब 9 तो प्राइम नहीं है ना भाई, तो इससे तो नहीं कहा जा सकता। तो यहां पे जो राइट आंसर है, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ दीज स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। द वेट ऑफ एक्स इन kg is denoted by x. The weight of A, B, C, D, P, Q, R and S are measured given this. ठीक है भाई, अब P इज इक्वल टू आर है, Q इज इक्वल टू एस है। अब पहली बात तो यहां A और C 6 रख दें तो B प्लस D कितना बचा 11। अब B और D की वैल्यू यहां से निकालो। अगर मैं यहां से B की वैल्यू निकालूं तो ये B की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस PQR। ठीक है, तो चेंज कर लो इसको, R को P में चेंज कर लो, तो ये बन गया 2P माइनस Q 17। अब देखो P और R इक्वल है, R को P में चेंज कर लिया हमने, तो ये 2P और Q बच गया, उधर जाके माइनस 2P माइनस Q। मैंने छोटा Q ले लिया, उससे घबराओ मत। ठीक है, अब यहां से D की वैल्यू निकालूं 15 माइनस। अब यहां पे क्या करेंगे कि जो S है उसको Q में चेंज कर लो, क्योंकि Q और S इक्वल है तो S को Q मान लो, तो ये 2Q हो गया, तो उधर जाके माइनस का P और माइनस का 2Q। ठीक है, और B और D का सम ये। अब आप सोच रहे होंगे सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, भाई ऐसे ही आएगा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यहां देखो P एंड Q टुगेदर वेट मोर देन A एंड C, तब तक निकलेगा नहीं, तो यहीं से निकल सकती है P और Q की वैल्यू, तो P और Q में ही चेंज करना पड़ेगा हमें, और निकलेगी नहीं कैसे भी। आप ये सोच रहे होंगे R और S में क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहां दिया है ना P और Q का S से ज्यादा है भाई, P और Q B D यही रिलेशन है, Q S में तो कहीं दे ही नहीं रखा रिलेशन। अब B और D का सम 11 है, तो B कितना है 17 माइनस 2P माइनस Q, और D कितना है 15 माइनस P माइनस 2Q, दैट इज इक्वल टू 11। अब ये देखो कितना बनेगा, ये 2P P 3P और Q 3Q, और ये 17 और 5 कितना हो गया 32, उधर जाके माइनस, तो ये माइनस का 21, तो -3 से गया P प्लस Q दैट इज इक्वल टू 7, और A प्लस C कितना आया था 6। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि P एंड Q टुगेदर वेट मोर देन A एंड C, क्योंकि P और Q का 7 है, A और C का 6 है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। X, Y and Z jump forward 4, 6 and 5 respectively. ठीक है, at 8 a.m. they all land on mark 199. How many times will they all land on the same mark need not be at the same moment between mark 195 and 1000 if all of them cross mark 1000 by 9 a.m. ठीक है, तो पहले तो विल दे ऑल लैंड ऑन द सेम मार्क, तो मतलब वो तभी जब उनकी टाइमिंग मैच करेगी, मतलब 4, 6 और 5 का एलसीएम लो आप, वो आएगा 60। ठीक है, तो 199 पे 8 AM पे है, तो प्लस 60 का मल्टीपल जितना भी होगा, जितना भी आएगा, और मार्क बिटवीन 195 और 1000 है, तो लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक है, तो 60 इंटू एन, और ये माइनस करोगे तो लेस देन इक्वल टू 801, तो एन की वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग आ गई भाई। ठीक है,
तो 13 पॉइंट समथिंग है, तो एक 195 से बोला है ना उसने, तो 0 से लेकर के 13 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 13। तो कितनी बार आ जाएगा, हाउ मेनी टाइम विल दे ऑल लैंड ऑन द सेम मार्क, नीड नॉट बी एट द सेम मोमेंट बिटवीन मार्क 195 एंड, तो 14 टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 79। इफ 10 की पावर m इंटू 1000 इंटू n दैट इज इक्वल टू 75 की पावर 25, 25 की पावर 32 और 32 की पावर 75, तो वेयर n इज नॉट डिविजिबल बाई 10, तो देन द वैल्यू ऑफ m इज, तो 10 में चेंज करो भाई। 10 में चेंज कब होगा, जब 2 और 5 के पेयर बनेंगे। तो अगर मैं इसको देखूं, ये हो गया 10 की पावर m, ये हो गया 10 की पावर 3, ये इंटू n, तो इधर की तो बच गया 10 की पावर m प्लस 3 इंटू n। अब इधर देखो 75 को लिख सकते हो 5 की पावर 3 25, सॉरी 5 की पावर 2 25 इंटू 3 की पावर 25, 25 होगा 5 की पावर 2 की पावर 32 और 32 होता है 2 की पावर 5 की पावर 75। तो ये बन गया भाई 5 की पावर 2, तो 5 की पावर हो गया 50 इंटू 3 की पावर 25, ये 5 की पावर हो गया 64 और ये 2 की पावर हो गया 375। तो जीरो कब आती है, जीरो तो तभी आती है ना जब 5 और 2 का एक पेयर बनता है, और 5 और 2 का पेयर कब बनेगा, 2 तो इतनी बार आया और 5 आया सिर्फ 50 और 64, तो इतने ही पेयर बन सकते हैं ना, इतनी बार 10 आ सकता है, इतनी बार आ सकता है, मतलब 10 की पावर इतनी आ सकती है, और इधर 10 की पावर इतनी है भाई, तो m प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 114, तो m की वैल्यू 114 माइनस 3 111, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखो भाई क्या है, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन t इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ ए पर्सन p इज 4 किलोमीटर पर आवर, t crosses p in 15 सेकेंड, इफ p ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ t, सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी भाई, 100 माइनस 4 96 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलूं इंटू 5/18, और टाइम लग रहा है 15 सेकंड, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, 96 इंटू 5/18 इंटू 15। अब कह रहा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो कितने टाइम में क्रॉस करेगा, डिस्टेंस तो सेम है भाई, अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी 100 प्लस 4 104 इंटू 5/18, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस है 96 इंटू 5/18 इंटू 15 और नीचे 104 इंटू 5/18, 5/18 कैंसल और ये कटेगा 3 से, तो नहीं 3 से तो नहीं कट रहा, 8 से कट रहा है 13, 8 से कटेगा 12, तो ऊपर आ गया 12 इंटू 15 180 और नीचे आ गया 13, तो 13 से गया 1, फिर बचा 50, फिर गया 13 से, फिर बचा 11, ठीक है, फिर गया 13 8 104 और फिर समथिंग, तो 13.85 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, तो ये थे आपके टोटल मैथ के 36 क्वेश्चन। मे भी हो सकता है कि कई जगह आपको लगे कि मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश की। अगर आप फिर भी किसी चीज़ में कहीं असहमत हैं तो कमेंट में बड़े सादगी का परिचय देते हुए लिखें, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं, एक अच्छे विद्यार्थी होने का आप फर्ज अदा करें, तो आराम से कमेंट में लिख करके मुझे बता दें, ठीक है, हम उसे रेक्टिफाई कर लेंगे, अगर गलत हुआ सही है तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे सवाल हमने डायरेक्टली सिखाए भी हैं, ठीक है, डायरेक्टली सिखाए हैं, ये सारे कंसेप्ट तो मोस्टली हैं, कुछ क्वेश्चन हैं भाई हर साल यूपीएससी डालता है उस तरीके से प्रैक्टिकल, बट मोस्टली क्वेश्चन कंसेप्चुअली जितने भी कंसेप्ट यहाँ कवर्ड हैं वो सारे हमारे इस मास्टर कोर्स में भी कवर्ड हैं, ठीक है। तो ये यूपीएससी सीसेट का हमारा मास्टर कोर्स है, ये कुछ प्रैक्टिस बुक्स है, इन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप एक काम करें गूगल पे जाएं, ठीक है, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करें edutap.in, मैं गया गूगल पे और जब मैं गूगल पे जाता हूँ edutap.in टाइप करता हूँ तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में गया, कोर्सेज में जा करके ये
कहाँ गया भाई, सी सेट कोर्सेज ये रहा। ठीक है, तो आपको ये कोर्स हमारा मिलेगा मास्टर कोर्स। इस कोर्स में आपको बहुत कुछ मिलता है, एक बार नो मोर पे जाके पढ़ लेना, और डेमो वेमो लेक्चर लगा के या नो मोर पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये डेमो लेक्चर भी दिख जाएंगे। ये डेमो लेक्चर लगाना, इसमें क्या क्या सारी चीज़ें जो जो भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब लिखा हुआ है। इसको अच्छे से पढ़ के फिर आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ा शानदार रहेगा आपके लिए ये कोर्स। और ये वीडियो कैसे लगी आपको, पेपर आपका कैसा रहा, कितना स्कोर बन रहा है आपका, इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपके कितने क्वेश्चन सही है, वो आप कमेंट करके भी ज़रूर बताना। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।